जय श्री राम बच्चों। पिछली वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लियर किया था। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 क्लियर किए थे, ठीक है ना। इनमें मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे और आप लोगों को एनसीईआरटी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बनाए थे। अगर आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, चारों वीडियो को, तो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट टाइप अगर आपके लिए आता है, कोई थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन कोई आता है, कोई लैंग्विस्टिक क्वेश्चन कोई आता है, तो आप लोग उनको आराम से बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से। इसलिए आप उन वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। और आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं थी। उसमें मैंने रियल नंबर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन बताया था, प्राइम नंबर के बारे में बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। छोटी से छोटी चीज़ जो चैप्टर में यूनिट में आती जा रही है वो मैं आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ में। इसमें चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। अच्छा, पॉली से समझ में आता है, एक होता है मोनो, ये बायोलॉजी उसकी टर्म है, ये केमिस्ट्री की। मोनो सिंगल को बोलते हैं, एक को बोलते हैं, और पॉली माने होता है बहुत सारे, है ना। वैसे पता चल रहा है पॉलिनोमियल्स बहुपद, बहुत सारे पद, मतलब जिसमें एक पद ना हो, बहुत सारे पद हो, वो बहुपद कहलाता है। मैं आप लोगों की तरफ आंख नहीं कर पा रहा हूँ। 1.4 जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें भी आप लोग वीडियो देख लेना। मैंने आप लोगों की तरफ चेहरा नहीं किया है क्योंकि मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड की आंख में इन्फेक्शन है। गोयरी बोलते हैं और इधर इसको, तो पता नहीं क्या बताते हैं इसके बारे में कि एक पहाड़ को निमंत्रण दे के आओ, पहाड़ को, और फिर शाम को निमंत्रण दे दो, पहाड़ तुम्हारा न्योता है कल सुबह का, और सुबह कोई खूट ना पाए, सुबह जागो और जाकर पहाड़ को जाके ना जीव चढ़ा दो, जीव है ऐसे करके उनको बता दो और तुम्हारा निमंत्रण मैं दे रहा हूँ, ऐसे कह के कर दो, तो वो पहाड़ ना बुरा मान जाता है। और पता नहीं इस गोहरी को गाँव में मानते हैं कि ये ब्राह्मणी है, छूत मानती है, छुआछूत मानती है। वो सब चीज़ों के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुपद से ही समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, x² - 2x + 3, इसमें देखो 1 2 3 पद हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना, क्लियर है। एक मैं आप लोगों को और चीज बता देता हूं, अभी अगले वाले चैप्टर में रैखिक समीकरण आएगा, इनको रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसको द्विघात समीकरण, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, या लीनियर इक्वेशन, है ना इंग्लिश में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, आती हैं ये, जिसमें इसको बोलते, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गौर से सुन लेना इनको। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, क्योंकि दो घात है ना इसमें, देखो अच्छे से, द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका द्विघात समीकरण का एक नाम और होता है, इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। क्लियर है ना। तो अभी हम इस चैप्टर में ना वर्ग समीकरण यानी बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें, अच्छा, चर राशि और अचर राशि और होती है, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू। देखो ये x है ना, इसको बोलते हैं अपन चर राशि, वेरिएबल, और 5 इसको बोलते हैं हम अचर राशि, क्योंकि 5 का मान बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो अपन x का मान रख दो उस हिसाब से वैल्यू पूरे समीकरण की चेंज हो जाती है, पूरी इक्वेशन की चेंज हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? बोलो। तो चर राशि, अचर राशि, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर लीनियर इक्वेशन होगी ना तो उसमें आंसर एक ही आएगा, x का एक ही आंसर आएगा, इसके बराबर कुछ भी लिखो, x का आंसर कितना आएगा? 1।
2 घात वाला समीकरण होता है तो उसके x के आंसर कितने आएंगे 2। 3 घात वाला समीकरण होता है, जैसे कि ये समीकरण होता है 2x3 + 3x + 2, तो इसमें x की घात 3 है, यानी कि चर राशि की घात, यानी वेरिएबल जो वैल्यू है उसकी घात 3 है, उसकी पावर 3 है, तो इसके आंसर कितने आते 3 आंसर आते। कितने आंसर आते 3 आंसर आते। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये चैप्टर का इंट्रो था, ये इंट्रो अगर हमें नहीं पता होगा तो चैप्टर बहुत मुश्किल से समझ में आता है, अगर ये अच्छे से पता होगा तो हमें समझ में आसानी से आ जाता है। अभी हम इस चैप्टर में ना द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, इसके जो 2 आंसर निकलते हैं, ये इक्वेशन है हमारी 2x⁻2 3x + 2 इक्वेशन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका अगले यूनिट में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, x के आंसर आए मान लो 3 और 2, 2 आंसर आए, तो इन वैल्यूज को हम हिंदी में शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। और इसको शून्यक को इंग्लिश में हम बोलते हैं ना जीरोज। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, जीरोज बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया। और इनको आगे जाके मूल भी बोला गया है, इन्हीं को क्या बोला गया है, मूल, यानी कि इनको रूट भी बोलते हैं। इसलिए बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आएंगी आगे काम में, बहुत बहुत ज्यादा। क्लियर है ना। तो ये जब आएंगे तब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बिल्कुल तुरंत समझ जाना है कि मूल बोला है या शून्यक बोला है, जीरोज बोला है या रूट बोला है। इनका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आंसर आते हैं उनको जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है उनको रूट या जीरोज बोलते हैं, ठीक है। अपन 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में, ठीक है ना, 2.1 में पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी पॉलिनोमियल px के लिए, पॉलिनोमियल px के लिए y बराबर px है, y बराबर क्या है px है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज, है ना, शून्यकों की संख्या निकालनी है। देख लेना जीरोज में यहाँ पे एस डायरेक्ट रहता है, कैसा रहता है जो भी है, और जीरोज को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, है ना। क्लियर है ना। तो जीरोज निकालना है। पहला उसमें सवाल दिया हुआ है, गौर से सुन लेना, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको, अच्छा ये भी अक्ष के बारे में, एक्सेस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा डिटेल में। अभी आप शॉर्ट में बस इतना समझो कि ये एक्स की प्लस एक्सेस होती है, प्लस वाली, इधर वाली माइनस एक्सेस होती है एक्स की, इधर बाई की प्लस वाली अक्ष होती है, इधर बाई की माइनस वाली एक्सेस होती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को ना ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। आगे आएंगे तब डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन को सवाल के हिसाब से करना है, मतलब 2.1 के हिसाब से। 2.1 में अभी ऐसे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। ये इक्वेशन की लाइन खींची हुई है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए याद से सुन लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा बिल्कुल। कोई भी समीकरण में या कोई भी बहुपद में या कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स अक्ष को कौन सी अक्ष को, इस वाली अक्ष को, ये पॉलिनोमियल जितनी बार कट कर रहा होगा, जितनी बार काट रहा होगा, जितनी बार टच कर रहा होगा, वह संख्या उसका शून्य कहलाती है या जीरोज कहलाती है, ठीक है ना। हम इसका आंसर लिखेंगे तो यहां पर एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, ये वाली लाइन पर कितनी बार काट रहा है, ये लाइन बिल्कुल एक भी बार नहीं, तो यहां शून्य, हिंदी में लिखें तो यहां बहुपद एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है।
ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बहुपद एक्स अक्ष को एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। इंग्लिश में हेयर पॉलिनोमियल y is equal to px does not intersect x axis, therefore number of zeros will be 0, ठीक है ना। लैंग्वेज नहीं लिखनी, अगर ओटी में आता है, ओटीओ में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में आता है या ओटीओ में आता है, तो आप लोग लिख दोगे आसानी से, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो तो आप कोई सा भी कर लोगे। नेक्स्ट वाला इसमें जो चित्र बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है ना। है ना, 2.1 यहाँ पे लिख देता हूँ ना। चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, ये वाई अक्ष को काट रही है, यहाँ पे मत काउंट कर लेना, ये वाई एक्सेस है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को एक बार कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, एक बार प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 1 टाइम, कितने टाइम, 1 टाइम, therefore number of zeros will be 1। क्लियर है ना। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना एकदम। वैसे तो ओटी लायक है ये एक लाइन का आंसर है, मैंने आप लोग को बताया इसलिए है क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के ओटी बन सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। गौर सुन लेना। अगला वाला इस प्रकार से बना हुआ है, कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3। एक्स अक्ष को देखना है ओनली, कौन सी अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को, तो यहाँ पे 3 बार, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 टाइम। क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट वाला जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है ना। कितनी बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, इधर भी एक्स अक्ष है, आप -2 -3 मत लिख देना, वो तो जितनी बार टच कर रहा है, चाहे इस तरफ करे चाहे उस तरफ करे, जितनी बार टच कर रहा है वो प्लस में ही होता है। 2 बार टच कर रहा है, कितना होगा आंसर, 2। शून्य की संख्या 2, 2, शून्य की संख्या 2। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, बोलते हैं 10th क्लास का मैथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये कठिन लग रहा है आप लोगों को, कहीं से भी बिल्कुल भी कठिन लग रहा है क्या। आपने वन यूनिट देखी होगी, चैप्टर 1 देखा होगा, चैप्टर 1 में एलसीएम वगैरह थे, आप सोच लो, एचसीएफ थे। अच्छा, 3rd 4th 5th, वे बच्चे जो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th तक बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, क्योंकि हो क्या गया है, बहुत सारे बोर्ड की पढ़ाई में 8th क्लास तक बच्चों को आसानी से पास कर दिया जाता है, तो बच्चे ना 8th क्लास तक पढ़ाई नहीं करते। अदरवाइज ये सब चीज़ें बहुत बहुत सरल तरीके से बहुत पहले ही आसानी से बताई जाती है। अगला इस प्रकार से है कुछ, है ना। और कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, 4 होगी,
और ये भी 4। क्लियर है ना? लास्ट है बस, बढ़िया है, थोड़ा सा अच्छा है ये लास्ट वाला, थोड़ा सा दे सकते हैं वो, हल्का सा आप लोगों को कभी कभी हो सकता है कंफ्यूजन में आ जाओ, इसलिए गौर से देख लेना इसको, है ना। ये अपनी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है ये भी समझ में ना आए, फेल कौन होते हैं? और बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, फेल भी तो होते हैं ना कुछ बच्चे, भाई यही बच्चे होते हैं, देखना ही नहीं चाहते। मतलब घर पे पढ़ना तो अलग बात है, इसको घर पे पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट वो तो घर पे पढ़ना ही नहीं चाहते। मतलब सीधी सी बात है, वो अगर ट्यूशन पे भी आए हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कैसे भी पढ़ रहे हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। एक बार ध्यान दे लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ऐसे टच किया तो गौर से देख लेना, यहाँ पे बस केवल टच करता हुआ चला गया, ये टच करना भी काटना माना जाता है, याद रखना। बस यही बताना चाह रहा था इस वाले में मैं आपको। 1 2 3 बाई अक्ष पे नहीं देखते, याद रखना, बाई अक्ष पे नहीं देखते। इस वाली लाइन को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। सर काट कहाँ रहा है? आपने बोला था प्रतिच्छेद करता है, ये तो टच कर रहा है। टच करना प्रतिच्छेद करना एक ही होता है क्या? ना भैया, टच करने को प्रतिच्छेद करने को यहाँ पर एक ही माना जाता है, याद रखना आप लोग बस। 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा? 3 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 3 आंसर होगा। 3 आंसर होगा। क्लियर है ना सभी को? इस प्रकार से ये अपना 2.1 क्लियर है पूरा का पूरा। पहुंच कर दिए। ये सारे क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं, एक साथ दे दिए हैं मैंने। ये हिंदी लैंग्वेज में है और इसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। आप लोग चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर में इसी प्रकार से लिख के आना है, ठीक है ना। ये हिंदी में है और ये अब इंग्लिश में है और इनके आंसर लिखे हुए हैं। एग्ज़ाम पेपर में आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है बच्चों। आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका एक बार में ही आंसर आप लोग इसी प्रकार से लिख सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।